दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस 23 में। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र का सेकंड पोजीशन। दोस्तों इसमें हम लोग जानते हैं कि दो पोजीशन होते हैं। एक आपका होता है कि जब लेंस के दोनों साइड माध्यम समान होते हैं तब लेंस मेकर सूत्र क्या आता है। उसके बाद दोस्तों एक होता है जब लेंस के दोनों साइड माध्यम समान नहीं होते हैं, अलग अलग माध्यम होते हैं, तब उसका सूत्र क्या होता है, कैसे यहाँ पे निगमन किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्लास जो है 12th फिजिक्स का है, सेकेंड वाला आपका मतलब क्वेश्चन पेपर है। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे जो आपका प्रकाश का अपवर्तन के नियम पे लेंस मेकर सूत्र डिजाइन किया जाता है वही हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। इसका दोस्तों जो फर्स्ट पोजीशन है वो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है। बहुत ही आसान मेथड से हमने बताया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में वो भी आएगा। ये दोस्तों हम जो सेकेंड वाला यहाँ पे पोजीशन लिए हुए हैं, काफी ज्यादा बच्चों को दिक्कत इसी वाले पोजीशन पे होती है, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ पे दोस्तों बहुत आसान मेथड से समझाएंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट हैं, हमेशा लगभग ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सभी सब्जेक्ट से कंप्लीट कोर्स आपको मुफ्त में यहाँ पे मिलता रहेगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे जो लिया हुआ है ये सेकंड पोजीशन है। जैसा मैंने आपको बताया कि दोस्तों लेंस मेकर सूत्र जो है वो दो स्थितियों के लिए निगमित किया जाता है। पहला आपका जो पोजीशन है वो यह है कि लेंस के दोनों साइड जब माध्यम समान होते हैं तब लेंस मेकर सूत्र कैसे निगमित किया जाता है। सेकंड वाला दोस्तों है कि जब लेंस के दोनों साइड माध्यम असमान होते हैं तब के लिए है। तो हम यहाँ पे लेंस के जब दोनों साइड सेकंड मतलब कि माध्यम जो है वो अलग अलग होते हैं तब के लिए यहाँ पे हम डिराइव करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये दोस्तों एक लेंस है, ठीक है ना। लेंस के एक साइड में एक वस्तु हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसका मुख्य अक्ष है दोस्तों। यहां से प्रकाश की किरण आपकी जाएगी बिंदु ए पर। वहां पे जाने के बाद दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपवर्तन के नियमानुसार जब कोई प्रकाश वायु से कांच में इंटर होती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, अभिलंब की दिशा में झुक जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट पे जहाँ पे ये प्रकाश किरण आपतित होती है यहीं पे हमने अभिलंब खींचा हुआ है। तो अभिलंब दोस्तों ये है, तो अभिलंब की दिशा में ये थोड़ा से झुक जाती है, ठीक है। तो जब इसको हम डॉट लाइन से पीछे बढ़ाते हैं दोस्तों तो ये जो है यहां से आती हुई आभास होती है। मतलब ये हुआ कि यहां से इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। जब इसको हम डॉट लाइन से मिलाते हैं तब ये जाकर के यहां पे मिलता है, ठीक है। कौन सा, जो ये वाली पोजीशन आपकी गई हुई है वो डॉट लाइन से मिलाने के बाद यहां पे मिलती है मुख्य अक्ष पर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की आपतित किरणें जहां पे अपवर्तन के पश्चात काटती है वहीं पे बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर हम दो वस्तु मतलब दो किरण यहां से हम डालते हैं, एक किरण आपकी जो यहां से गई, यहां से दोस्तों ये अपवर्तित होकर के हमने दिखाया कि यहां पे आई, एक किरण यहां से जो आपका ऐसे जाएगी, इसको दोस्तों पीछे मिलाने के बाद ये भी यहां पे आपकी काटेगी, ठीक है। तो वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब यहां पर बनता है, ठीक है। वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब यहां पर बनता है। तो दोस्तों क्या होता है, अब ये जो लेंस है जो आभासी प्रतिबिंब यहां पे बना चुका है उसी को ये वस्तु समझ लेता है, ठीक है। तब क्या होता है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों ये कहां बनाता है, बिंदु I पर बनाता है, ठीक है। तो हमें यहां पे प्रतिबिंब कहां कहां पे लेके चलना पड़ेगा, I डैश पे लेके चलना पड़ेगा, I पर लेके चलना पड़ेगा इमेज को, ठीक है। उसके लिए ध्यान दीजिए कुछ विशेष बातें यहां पे। दोस्तों ये जो लेंस हमने लिया हुआ है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने n2 माना है और लेंस के पहले साइड में जो आपका है यहाँ पे माध्यम, उसका अपवर्तनांक हमने क्या माना है, n1 माना है। लेंस के दूसरे साइड जो आपका माध्यम है उसका अपवर्तनांक हमने क्या माना है, n3 माना है, ठीक है। इसमें देखिएगा यहाँ पे दोस्तों ये ग्लास है, इसके पहले इसके बाद चाहे जो भी माध्यम होंगे उन माध्यमों का अपवर्तनांक ग्लास के अपवर्तनांक से कम होगा,
ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं यहां पे आपके तीन ही माध्यम ऐसे हैं जो कि पारदर्शी कहलाते हैं, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन पॉसिबल होता है। एक आपका है वायु, एक आपका है द्रव, एक दोस्तों आपका है ग्लास, कांच। ठीक है, तो जब कांच यहां पे है तो इसके पहले इसके बाद चाहे जो भी माध्यम होंगे, इसके पहले मान लेते हैं वायु माध्यम है, इसके बाद मान लेते हैं कि आपका द्रव माध्यम है। ठीक है, तो दोनों के अपवर्तनांकों से ज्यादा अपवर्तनांक होगा किसका? ग्लास का होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहां पे जो N1 आपका है ये छोटा होगा किसकी अपेक्षा? N2 की अपेक्षा। वही चीज आपका क्या होगा? N2 आपका बड़ा होगा किसकी अपेक्षा? N3 की अपेक्षा। ठीक है, मतलब लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो वायु तथा द्रव, कोई सा भी द्रव क्यों ना ले लिया जाए, सभी द्रवों में ये आपका जो ग्लास का अपवर्तनांक है दोस्तों ये ज्यादा ही पड़ेगा। तो ये पोजीशन हमारे पास होती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे क्या काम किया, जहां पे दोस्तों वस्तु है उसको हमने यहां से इसकी दूरी को दिखा दिया कि u है। ठीक है, जहां इसका प्रतिबिंब बनता है आभासी उसको हमने मान लिया क्या चीज है? v डैश है। जहां इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों उसको हमने मान लिया क्या चीज? v मान लिया। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो लेंस हमने लिया हुआ है, चूंकि ये लेंस आपका पतला है, पतला लेंस होने के कारण यहां जो इसकी ध्रुवता है P1 व P2, ठीक है, इसको हम C से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जहां पे दोस्तों ये P1 मतलब P1O है वो दोस्तों CO के इक्वल मानी जाएगी। वैसे P1I डैश जो है आपका वो CI डैश के इक्वल हमेशा मानी जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यही बात आप पकड़ के चलिएगा, क्योंकि यहां से P1O P1I डैश लेके चलेंगे तो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हम यहां पे पुट कर सके। तो ये क्या है? ये लेंस मेकर सूत्र है ना, बनाना है हमें, लेंस का सूत्र बनाना होता है इस मेथड से। तो इसलिए हमको यहाँ पे ऐसे ऐसे पोजीशंस, ऐसे ऐसी स्थितियों को लेके चलना पड़ता है जिसकी वैल्यू हमें पता हो सकती है। तो देखिए, अब इसी में नियम से हम देखते हैं, लेंस के अपवर्तन का सूत्र आपको पता होगा दोस्तों, क्या होता है? N2, यहां देखिए N/V होता है -1/U इज इक्वल N-1/R होता है। ठीक है, ये किसके लिए है? ये आपका सामान्य गोलीय दर्पण मतलब सामान्य गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का व्यंजक है। अब ध्यान दीजिए, इसी से हमको लेके चलना है। देखिए, जब दोस्तों यहां से प्रकाश आपका यानी कि ये लेंस का पदार्थ है, पदार्थ का लेंस है, यहां पे दोस्तों क्या है? इसका अपवर्तन यहां पे होता है जहां प्रतिबिंब इसका बनता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां हम कैसे सूत्र लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसके पहले कुछ चीजों को आप समझ लीजिए। देखिए, P1O के स्थान पे हम क्या लेके चलेंगे? P1O के स्थान पे दोस्तों हम CO लेके चलेंगे। ठीक है ना, CO क्या है? प्रकाशी केंद्र से वस्तु के बीच की डिस्टेंस है, जिसको हम क्या समझते हैं? U से दर्शाते हैं हमेशा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतिबिंब आपका कहां पे बना है? I डैश पर बना है, तो P1I डैश, ठीक है ना, यहां से लिखेंगे तथा P1I डैश इक्वल किसके लेके चलेंगे? CI डैश के, CI डैश के। ये वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों? यहां से हमने माना है कितना प्रतिबिंब इसका? V डैश मानना है। ठीक है, तो यही वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करके अभी चलना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ पे U और V डैश की वैल्यू पता चल गई, मतलब वस्तु कितना दूर पे है, प्रतिबिंब कितना दूर पे बनता है, ये बात हमें पता चल गई है। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ दोस्तों क्या लगाएंगे? यानी कि स्थान पे लेके चलेंगे N2 बटे V के स्थान पे लेके चलेंगे V डैश माइनस, यहां देखिए ये माध्यम का अपवर्तनांक दोस्तों दिया गया है N1, तो 1 के स्थान पे हम लेके चलेंगे N1 बटे U दोस्तों आपका इसमें भी वही है, U हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? यहां पे देखिए, यहां दोस्तों आपका N2 माइनस N1 चलेगा, चूंकि अपवर्तनांक इसका कितना है? N2 है, इसका अपवर्तनांक N1 है, इसलिए यहां पे देखेंगे तो चलेगा N2 माइनस N1 बटे में क्या हो गया? इस वाले की वक्रता त्रिज्या दोस्तों क्या होगी? R1 होगी। इस वाले की वक्रता त्रिज्या कितना होगी? R2 होगी। तो ये वाले लेंस के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये वाला वक्रता त्रिज्या हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन क्या चीज? फर्स्ट।
समीकरण इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पे दोस्तों जो आपका प्रतिबिंब आभासी बना हुआ है वह इस लेंस के लिए वस्तु समझा जाएगा। तो अब वस्तु यहां पे है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। अब वस्तु कहां पे है, आई डैश पे है, ठीक है। तो आई डैश का ये लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनाता है, आई पर बनाता है। तो यहां पर भी ध्यान दीजिए, जिसे हमने यहां पे P1O के स्थान पे CO लेके चला था, वैसे दोस्तों यहां पे P2I के स्थान पे हमको CI लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब आई के लिए हम लेके चलते हैं सेम वही क्या चीज चलेंगे, P2I, देखिएगा P2I इक्वल हम क्या लेके चलेंगे, CI लेके चलेंगे। तो ये हो गया CI की वैल्यू दोस्तों कितना है, V है, ठीक है। ये दोस्तों आपको मान के चलना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि ये क्या है, तो देखिए जहां प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग V से दिखाते हैं। तो यहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो यहां पे हम V मानेंगे, यहां पे आभासी प्रतिबिंब बना है तो यहां पे हम V डैश मानेंगे, ठीक है। बस इतना ही केवल। आगे देखिए यहां पे दोस्तों आपका जो P2I था वो CI में कन्वर्ट हो चुका है यहां पे, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से वस्तु के मतलब प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना हो गई है, V हो गई है। वहीं दोस्तों वस्तु, अब देखिए यहां से वस्तु कौन समझेगा, इसको समझेगा ना, तो इसकी दूरी देखिए कितना है, P1I डैश इज इक्वल किसके चलेगा, CI डैश के चलेगा। CI डैश इज इक्वल, देखिए CI डैश की वैल्यू कितना है दोस्तों, यहां पे V डैश है, मतलब वस्तु जहां पे है वस्तु के बीच की दूरी कितना है, V डैश है। तो ये हो गया आपका V डैश। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसी को हमको थोड़ा से बदलना है, काम हमारा हो जाएगा। देखिए लेंस के अपवर्तन का सूत्र ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे आपका जो माध्यम है वो क्या है, N3 है, ठीक है ना, N3 N2 चलेगा। तो N के स्थान पे N3 लिखेंगे बटे प्रतिबिंब कहां बना है दोस्तों, यहां देखिए V है माइनस यहां 1 के स्थान पे क्या चलेगा, N2 चलेगा। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक U के स्थान पे देखिए वस्तु कहां पे रखी गई है, V डैश के दूरी पे रखी गई है। तो ये हो गया V डैश। आगे देखिए क्या बनेगा आपका, आगे चलते हैं तो यहां पे N3 चलेगा, N3 माइनस N2 बटे में ये वाला वक्र पृष्ठ यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो ये हो गया है, इसको हम थोड़ा से बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, N3 बटे हो गया V, ये हो गया N2 बटे V डैश। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन अगर हम ले लेंगे तो N2 माइनस N3 आपका बचेगा, इतना हो गया। इसको हम मान लेते हैं कौन सा, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब यहीं पे आप लोग समझ जाएंगे तो समझ लीजिए ये काम आपका कंप्लीट हो गया है। क्या काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं। एक कहां पे है, यहां पे है, 2 कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। तो एक वाले में ये वाला पक्ष देखिए N2 बटे हो गया है V डैश माइनस N1 बटे हो गया है U, यहाँ पे देखिए जोड़ना है तो हम प्लस लगाएंगे, इस वाले पक्ष को लिखेंगे N3 बटे V माइनस N2 बटे हो गया V डैश। आगे देखिएगा इस पक्ष में ये है, ठीक है। तो N2 माइनस N1 बटे में हो गया R1। उसके बाद इस पक्ष में क्या है, ये है, माइनस चलेगा N2 माइनस N3 बटे में कितना हो गया है, R2 हो गया। अब दोस्तों देखिए ये वाला भाग इस वाले भाग से आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो बचा क्या फाइनली, ये बचा है यानी कि N3 बटे आपका V बचा है, इसको हम बाद में लिखेंगे चूंकि ये माइनस में है। तो N1 बटे हो गया है U इज इक्वल, इस पक्ष में देखिए N2 माइनस N1 बटे में हो गया R1 माइनस N2 माइनस N3 बटे में आ गया R2। यही दोस्तों आपका क्या है, सेकंड माध्यम के लिए लेंस के अपवर्तन का सूत्र आपका हो जाता है, ठीक है। यही आपका सूत्र हो जाता है। तो द्वितीय माध्यम के लिए दोस्तों जो जैसा आपको बताया गया था कि जब पदार्थ मतलब कि लेंस ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसके दोनों साइड के आपके माध्यम अलग अलग हैं, माध्यम अलग अलग हैं, तो उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सूत्र का जो निगमन होता है दोस्तों वो ऐसे किया जाता है। यही आपका है द्वितीय पोजीशन के लिए अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दोस्तों इसका डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपके निश्चित ही तौर पे समझ में आई होगी। दोस्तों अगर कहीं पे कोई दिक्कत आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझको अवश्य बता सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों आप लोगों को कोई सा भी दिक्कत, किसी भी टॉपिक में परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप कर दीजिए। मैं आपके उस टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों आपको देने की कोशिश करूंगा।